हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरण चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की बुक घटना चक्र की, जो कि है और चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 7 चल रहा है, जो कि है प्रदूषण। तो दोस्तों चलिए आगे की बात करते हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे सिलेबस की, मतलब जो इसकी विषय सूची है। चैप्टर नंबर 1 से देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 पे। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग को हमें कितना पढ़ना है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो जो है ना पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड शेयर करिएगा अगर कोई घटना चक्र आसान तरीके से पढ़ना चाहता है तो उन दोस्तों को। ठीक है, अब जो हम कर रहे थे प्रदूषण, जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें अब जो हमारा पार्ट है वो है जैव उपचार। तो देखिए इसमें लिखा है कि जो सूक्ष्म जीव है ना, उनके प्रयोग से जो पर्यावरण से बहुत सारे ऐसे मतलब टॉक्सिक प्रदूषक पदार्थों को के क्या है निष्कासन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैव उपचार कहलाती है। ठीक है, मतलब वातावरण में जो टॉक्सिक मतलब विषैले प्रदूषण है उनको खत्म करने का काम कौन कर रहा है, सूक्ष्म जीव कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं जैव उपचार। ठीक है, तो इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषकों पॉल्यूटेंट राइट, पर्यावरणीय प्रदूषकों के हानिकारक प्रभाव को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। देखिए जैव उपचार अभी हमने पढ़ा, बायो रेमिडिएशन। ठीक है, अब इसने कहा कि जो जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से ये क्या होता है, कार्य होता है राइट। अब ये प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषण को स्वच्छ करने की क्या है, तकनीक है जैव निम्नीकरण। तो अभी तक एक आपने जैव उपचार देखा, जैव रासायनिक चक्र देखा, जैव निम्नीकरण देखा। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, याद रखिएगा। जैव उपचार जो है अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग सतही जल, जैसे कि ये जो तालाब वालाब में जो होते हैं, झील तालाब, और भूमिगत जल जो भूमि के अंदर होते हैं, मृदा आदि को साफ किया जाता है। ठीक है, ये पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की पुनः स्थापना करने का भी काम करता है। जैव उपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाए तो स्वस्थानिक जैव उपचार कहलाते हैं। यानी कि इसने कहा कि जहाँ पे प्रदूषण है वहाँ पे जाके अगर आप जैव उपचार कर रहे हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्वस्थानिक जैव उपचार, यानी कि इन सीटू बायो रेमिडिएशन। ठीक है, यदि प्रदूषण पदार्थ को किसी अन्य जगह से लाकर कहीं और हम किसी टेक्नोलॉजी की वजह से उसका उपचार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वह स्थानिक। यानी इसने कहा अगर उसी पर्टिकुलर यहाँ पे प्रदूषण है और यहीं पे हम जैव उपचार कर रहे हैं तो इन सीटू होता है। और अगर सपोज़ कि यहाँ पे है प्रदूषण बहुत सारा, ठीक है, और हम यहाँ से उठा के इसको किसी टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पे इसका उपचार कर रहे हैं, यानी कि आप बाहर कहीं ले जाके उसका उपचार कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं एक्स-सी2। ठीक है, इन सी टू अपनी जगह, एक्स-सी2 कहीं और ले जाके अगर उसका उपचार हो रहा है तो एक्स-सी2 बायो रेमिडिएशन होता है ये। ठीक है, अब देखिए जैव उपचार तकनीक की बात कर लें तो एक इसने कहा वही बात कि इन-सी2, एक हो गया आपका एक्स-सी2 राइट। तो देखो इन-सी2 यानी कि उस पर्टिकुलर जगह जहाँ पे प्रदूषण है वहीं पे उपचार करना है, तो उसके कौन कौन से तरीके। एक हो गया बायोवेंटिंग, मतलब बायोवेंटिंग में क्या होता है, जब संदूषक गहराई में हो तो कूप के माध्यम से वायु और पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है। ठीक है, दूसरा इसने कहा जैव छिड़काव की बात करी, इसने कहा भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ाई जाती है इससे। ठीक है, और फिर है बायो स्टिमुलेशन की अगर बात करें तो पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करी जाती है। ठीक है, अब जैव संवर्धन की बात करें तो अन्य स्थान से सूक्ष्म जीवों को लाकर क्या है, प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या का बढ़ाना, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो प्रदूषण है ना उसको कम करने का काम कर रहा है, तो हम सूक्ष्म जीव को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक्स-सी2 की बात करें तो कंपोस्टिंग, जैसे इसने कहा जो कृषि अपशिष्ट है उसको क्या है, मिश्रित कर मिलाकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करना। ठीक है, वहाँ पे हो गया। और फिर इसमें लिखा है लैंड फार्मिंग, तो इसमें लिखा है मृदा को खोद कर फैला दिया जाता है और बारंबार जुताई की जाती है, जिससे क्या सूक्ष्म जीव प्रेरित होते हैं। मतलब इसने कहा कि हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने का, क्योंकि यही करेंगे जो करेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखा है बायोपाइल, इसमें लैंड फार्मिंग या फिर हम कंपोस्टिंग की का ये सम्मिलित रूप है। क्या बायोपाइल्स क्या है, लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग को मिला दीजिए तब ये बनता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से संदूषित सतह के उपचार में प्रयोग होता है। ठीक है,
बायोरिएक्टर की बात करें तो नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ और जल का क्या है उपचार किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा है जैव उपचार के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को सृजित करने के लिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। मतलब फिर अब इसने क्या बोला, सूक्ष्म जीवों को सृजित करना है आपको, तो आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज़ कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही तो यहाँ तक पहुँच गए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से जैव उपचार के कई तरीके हैं, जैसे एक हो गया फाइटो रेमेडिएशन की वजह से आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करके सूक्ष्म जीवों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और तो जो फाइटो रेमेडिएशन है प्रदूषक को पादप की मदद से हटाना। दूसरा फाइटो निष्कर्षण मतलब प्रदूषक को जड़ और पत्ती में संग्रहित कर जैव उपचार की क्रिया करना। फिर से फाइटो स्टेबलाइजेशन, फिर है फाइटो फॉर्मेशन। ठीक है, फिर है ऑयल ज़ेपर तकनीक। ये सारी तकनीकें शामिल हैं। तो गाइस थोड़ा सा टफ लगे ना तो अभी इस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा लेवल इसका हाई है। हो सकता है इसके क्वेश्चंस IAS में आए हो, PCS में ना हो। चलिए आगे देखेंगे। ऑयल ज़ेपर की बात करें तो जीवाणु आधारित जैव उपचार है। ये तेलीय पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है। ठीक है, अब जिसका विकास द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि तेली द्वारा किया गया है। 2010 में मुंबई के तटीय क्षेत्र में MV खलीजिया MSC चित्रा नामक पोतों की टक्कर में बिखरे तेल को साफ करने के लिए इस तकनीक का यूज़ किया गया। मतलब ये तेल कहाँ, समुद्र की सतह पे बिखर गया होगा जब ये दो पोत टकराए होंगे। ठीक है, अब इसमें दायित्व है कि ऑयल ज़ेपर क्या है, एक बैक्टीरिया संकाय है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये ऑयल ज़ेपर याद रखिएगा। और ये 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया है। इसमें क्या है, उपस्थित बैक्टीरिया तेल में मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिक को अपना भोजन बना लेते हैं और इसको क्या है, हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि अगर समुद्र की सतह पे तेल फैला हुआ है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑयल ज़ेपर। ये एक्चुअली में क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जो तेल में हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उसको खा लेते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड और जल में उसको परिवर्तित कर देते हैं। तो यानी कि आप पानी की सतह से तेल को ख़त्म कर सकते हैं किसी तरह, लेकिन ये बहुत महंगा तरीका है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए राजस्थान में आया हुआ जैव उपचार से तात्पर्य क्या है, तो जीवों द्वारा क्या है, पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना। ठीक है, तो गाइस देखिए सूक्ष्म जीवों के प्रयोग द्वारा पर्यावरण से विषैले प्रदूषक पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है, बायो रेमेडिएशन यानी कि जैव उपचार कहलाता है। इसके द्वारा किसी विशेष स्थान पर पर्यावरणीय प्रदूषक को पर्यावरणीय जो प्रदूषक है उसके हानिकारक प्रभाव को कम किया जाता है। यह जैव रासायनिक चक्र के माध्यम से कार्य करता है। जैव उपचार का प्रयोग सतही जल हो गया, भूमिगत जल हो गया, मृदा, इन सबको साफ करने के लिए किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः स्थापना में भी इसको मतलब उपयोगी है ये। ठीक है, अब देखिए प्रदूषक की समस्या का समाधान करने के संदर्भ में जैव उपचार तकनीक के कौन से लाभ हैं। ये प्रकृति में घटित होने वाली जैव निम्नीकरण प्रक्रिया का ही संवर्धन कर प्रदूषक को स्वच्छ करने की तकनीक है। कैडमियम और लेड जैसी भारी धातुओं से युक्त किसी भी संदूषक को सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से जैव उपचार द्वारा सहज ही पूरी तरह उपचारित किया जा सकता है। तो गैस ये ना कैडमियम और लेड की बात करें वो सूक्ष्म जीव से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। फिर इसमें लिखा है जैव उपचार के लिए विशेषता अभिकल्पित सूक्ष्म जीवों को संजित करने के लिए क्या है, आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जा सकता है। तो पहला हमने पढ़ा था और तीसरा हमने पढ़ा था, दोनों सही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही सारी चीज़ें अभी जो हमने पढ़ी ये वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। तो गैस एक बार आप इसको जो है ना पढ़ लीजिएगा, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है वही यहाँ लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, आनुवंशिक, ये अभी हमने पढ़ा। इसमें का सुपर बग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक द्वारा निर्मित किया गया है, समुद्र में फैले तेलीय पंख को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे रखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
अब देखिए हाल ही में ऑयल ज़ैपर समाचारों में था, ये क्या है? तो देखिए गाइस 2011 की बात हो रही है, ठीक है, के आसपास की बात है। देखिए ऑयल ज़ैपर जीवाणु आधारित क्या है, जैव उपचार तकनीक है। ये तेल, पंख और बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विकसित प्रौद्योगिकी है, ठीक है। इसका जो विकास है वो टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। 2010 में क्या होता है, मुंबई के तटीय क्षेत्र में MV खलीजिया और फिर यहाँ पे लिखा है MSC चित्रा नामक दो पोत थे, उनकी टक्कर हो जाती है और क्या है, तेल जो है बिखर जाता है। उसको साफ करने के लिए हम इस तकनीक का यूज़ करते हैं। ऑयल ज़ैपर क्या है, एक बैक्टीरिया संकाय है, ठीक है। ये 5 बैक्टीरिया को मिलाकर विकसित किया गया और इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया तेल में मौजूद जो कार्बन यौगिक होते हैं उसे अपना भोजन बना लेते हैं और उसे हानि रहित कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है यूरो मानक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आया हुआ है IAS में। उससे पहले वाला क्वेश्चन किस में आया हुआ है, एक्चुअली देख लें तो सही रहता है। ये वाला भी IAS में आया है और फर्स्ट वाला है राजस्थान का। मतलब ये हम इसलिए मैं बता रही हूँ देखने के लिए कि एटलीस्ट आपको पता हो कि आप कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे उस वाले में IAS के थे और राजस्थान वाला था और तो था नहीं। PCS वाला थोड़ा सा कम था, बट हाँ चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूरोपीय उत्सर्जन मानक, यूरो मानक, राइट, प्रदूषण संबंधी नियामक है। क्या है ये, प्रदूषण संबंधी, जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू किया जाता है। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM संबंधी उत्सर्जनों पर ये जो है नियामक लागू होते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और फिर है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो PM होते हैं इस पर, तो ये याद कर लेना आप। अब है कि मोटर वाहनों से प्रदूषक गैस उत्सर्जित होती है, बिल्कुल सही बात है। तो इन गैसों और क्या है, कणकीय पदार्थ, ये जो PM आप कह सकते हैं, कणकीय पदार्थ पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, यूरो मानक। कि आप कितना पोल्यूशन उत्सर्जित कर सकते हैं इसका एक लेवल होना चाहिए, ठीक है, या इसका कुछ मानक होना चाहिए, ठीक है। तो यूरो मानक किसने करा है, यूरोपीय संघ ने एक बना रखा है, ठीक है। अब इसने कहा यूरोपीय देश में क्या होता है कि 1992 में यूरो 1 मानक और 1996 में यूरो 2 मानक लागू कर दिया गया। तो इन्हें कुछ ये बोल दिया गया कि ये इस गैस का उत्सर्जन इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपनी गाड़ियाँ रखिए, जो पोल्यूशन भी हम लोग करवाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो यूरो 1 मानक आएगा तो उसमें बताया होगा कि कितना उत्सर्जन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, प्रदूषण कम रहे इसकी वजह से। तो 1992 में यूरोपीय देश ने यूरो 1 मानक को अपनाया होगा, 96 में यूरो 2 मानक को अपनाया होगा। अब इसने कहा यूरो 1 मानक यूरो 2 मानक से क्या है, अधिक उदार हो गया, ठीक है। अब यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा जो है आपका 0.05% और इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इससे का जो डीजल होता है, सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा इसने बता दी कि 0.05 होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ठीक है। अब इसने कहा राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति के लिए गठित माशेलकर समिति ने वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या है, चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की। मतलब अब इसमें आपको याद रखना है कि भारत में भी अब ये मानक अपनाए जा रहे हैं। कौन सी समिति की हेल्प से या शुरुआत किसने, मालेशकर समिति इससे रिलेटेड हो गई। तो ये समिति आप याद रखिएगा, क्या राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति के लिए क्या होता है, गठित थी ये समिति, मालेशकर समिति, और यहाँ पे यूरो मानक को अपनाया जा रहा है भारत में। अब इसने कहा स्वच्छ परिवहन पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन यानी कि ICCT ने भारत को इस बात की छूट दी। अच्छा क्या छूट दी कि 2020 में यूरो 5 के बदले क्या है, ये सीधे देखिए हम जो चल रहे थे यूरो 4 पे चल रहे थे, ठीक है, यूरो 4। तो यूरो 4 से हम आते यूरो 5 पे, फिर आते हम यूरो 6 पे। अब यहाँ पे छूट क्या मिल गई कि आप यूरो 4 से सीधे कहाँ पहुँच जाइए, यूरो 6 पे चले जाइए, 5 को एकदम से छोड़ दीजिए।
उल्लेखनीय कि हाल ही में प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए नई दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला देखते होंगे कि आज जैसे सपोज कि संडे है तो संडे को वो वाली कार्स चलेंगी जिनके नंबर में लास्ट में 0 हो या फिर क्या हो यार 1 हो, नहीं सॉरी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 है, इवन नंबर हो, लास्ट में इवन नंबर है वो संडे को चलेगी। अब मंडे को कौन सी चलेगी? जिसके लास्ट में ऑड नंबर जैसे 1, 3, 5, 7, 9 हो। फिर अब मंडे के बाद ट्यूसडे में फिर यही वाली इवन नंबर वाली चलेगी, तो ये ऑड इवन, ठीक है। अब इसने कहा कि 2017 में क्या हुआ, BS4 मानक भारत में लागू कर दिया गया। ये यूरो वाला मतलब यूरो 4 जो है आपका भारत में लागू करा 2017 में। अब 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक दिशा निर्देश है 2020 से भारत में केवल वही वाहन की बिक्री या रजिस्ट्रेशन होगा जो BS6 मानकों वाले इंजन का प्रयोग करेंगे। मतलब इसने ये बोल दिया BS4 तो चल रहा था 2017 में, अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया 2020 से क्या होगा, आपका जो इंजन है ना वैसा होना चाहिए जिसके मानक BS6 या यूरो 6 वाले हों, ठीक है। यूरो 5 वाला तो गायब ही हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम यूरो 5 को भी अपनाएं फिर यूरो 6 को अपनाएं, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और क्या है, प्रदूषण बढ़ता है इससे। यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है, ठीक है, जो यूरोप में सभी स्वचालित वाहनों पर लागू है। वर्तमान समय में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी कि सभी हाइड्रोकार्बन हो गया, मीथेन और गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, निलंबित धूलकण हो गया आपका, सभी उत्सर्जन पर कारों, ट्रेनों, ट्रकों, लॉरियों, इससे संबंधित मशीनरी पर ये कड़े नियामक लागू होते हैं, ठीक है। इन सब पर देखिए इसमें लिखा यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इसके अंतर्गत आच्छादित है, ठीक है। कार्बन मोनो ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी पड़ा, हाइड्रोकार्बन भी पड़ा, उपरोक्त सभी है, ठीक है। अभी हमने देखा ऊपर सारे ही। यूरो उत्सर्जन मानक प्रदूषण संबंधी नियामक है जो यूरोप में सभी वाहनों पर लागू है। वर्तमान समय में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सभी हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर सभी उत्सर्जन पर ये नियम लागू होते हैं। दायित्व है कि मोटर वाहनों से प्रदूषक गैसें उत्सर्जित होती हैं। इन गैसों व कड़की पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किए हैं उसे हम कहते हैं यूरो मानक। ध्यात है कि यूरोपीय देश में 1992 में यूरो 1 मानक, 1996 में यूरो 2 मानक लागू हो गए। यूरो 1 मानक जो है यूरो 2 से क्या है आपका उदार है। अब यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा इसने कहा कितनी होनी चाहिए, 0.05 या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यूरो नामो स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा सीमा निश्चित करते हैं, ये गैस है। तो गैस इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, मीथेन नहीं है खाली, तो इसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, सभी हाइड्रोकार्बन्स हो गए, गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, निलंबित धूलकण हो गए, और ये इस संबंधी जो उत्सर्जन पर कार, ट्रेन, ट्रक, लॉरी इससे संबंधित मशीनरी पर ये कड़े नियामक लागू होते हैं, ठीक है। तो गाइस जो नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा वो है प्रदूषण एवं रोग। चलिए थोड़ा सा इसमें करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्रदूषण और रोग में देखिए, प्रदूषण से मानव व पेड़ पौधे दोनों ही विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। मानव जनित प्रदूषण भी इस समस्या के लिए क्या है, उत्तरदायी है। स्वचालित वाहन वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। स्वचालित वाहन में क्या है, एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में हम क्या डाल देते हैं, लेड यानी कि शीशा, यानी कि जो आवाज़ होती है इंजन में उसको रोकने के लिए हम क्या डालते हैं, शीशा। अब धुएं के साथ विमुक्त ये लेड, मतलब लेड हम किस में डालते हैं, जो भी डीजल पेट्रोल होता है उसके साथ आपके पास लेड होता है जो इंजन में आवाज़ नॉकिंग होती है ना, जो बहुत तेज़ आवाज़ करता है, मतलब बहुत तेज़ जैसे टायर फटता है टाइप आवाज़ होती है, मतलब नॉकिंग बोलते हैं उसको। तो उसको रोकने के लिए हम लेड डाल देते हैं। अब क्या होता है, धुआं जो निकलता है उसके साथ क्या होता है, ये लेड यानी कि शीशा भी निकलता है,
ये सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है। मतलब फिर ये कहाँ चला जाता है, वातावरण में चला जाएगा, हवा के साथ आप सांस लेंगे, आपके अंदर जाएगा। लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र, ये सब प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं कैडमियम। श्वसन विष की तरह कार्य करता है, ये भी विष है। अब इसने कहा ये रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हृदय संबंधित बहुत सारे रोगों का मूल कारण है। अब इसमें लिखा है पेयजल यानी पीने के पानी में कैडमियम की अधिकता से इसने कहा इटाइटाई रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सी बात याद रखिएगा। इस रोग में हड्डियों और जोड़ों में तीव्र दर्द होने लगता है। दूसरी ओर इसने कहा अगर हम बात करें मरकरी यानी कि पारा की, तो पारा युक्त तो जल पीने से क्या है, मिनामाता रोग हो जाता है। तो ठीक है, कैडमियम से इटाइटाई याद रखिएगा, पारे से मिनामाता रोग याद रखेगा। इसने कहा जो गंदा अपशिष्ट जल है उसमें उपस्थित जो पारा है, पारा मिश्रण सूक्ष्म जैव क्रियाओं द्वारा विषैले पदार्थ मिथाइल पारा में बदल जाता है। ठीक है, तो जो पारा है वो किस में बदल जाता है, मिथाइल पारा में बदल जाता है। कहते हैं सूक्ष्म जैव क्रिया द्वारा। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, बहरापन हो रहा है, आँखों का धुंधलापन, मानसिक असंतुलन, होठ, जीभ, कई अंगों में शून्यता जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अब इसने कहा कि जो वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत मोटर गाड़ियों अन्य कारखानों से निकलने वाले जो धुएं या गंदगी का स्तर निर्धारित करने तथा उसे नियंत्रित करने का प्रावधान है। तो हमें कौन सा अधिनियम याद रखना है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 बिल्कुल याद रखिएगा। अब 1987 से इस अधिनियम में क्या है, ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर दिया गया। अभी तक इसमें क्या था, वायु से रिलेटेड था, अब हमने इसमें क्या कर दिया, ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर दिया 1987। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट सी बात, याद रखिएगा। अब है शीशे की विषाक्तता, शीशा यानी लेड की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत प्रगलन इकाइयाँ पेंट है। मतलब इन सब में आपको क्या मिलेगा, शीशा निकलता हुआ मिलेगा। अब इसमें लिखा है घरों में पुताई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट में शीशे की मात्रा असुरक्षित स्तर तक हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकती है। दीवारों को छूने पेंट की हुई चीज़ों के संपर्क में आने से शीशे के संपर्क में आप आ जाएंगे। ठीक है, मतलब आप नॉर्मली आप पेंट करते हैं, उसके बाद जब आप सांस लेते हो तो आपको उसकी स्मेल जाती है, यानी आपके अंदर वो लेड भी जा रहा है। अब शीशे की अधिक मात्रा से मनुष्य की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क पर नुकसान पहुंचता है। जब पेंट के अतिरिक्त वेल्डिंग, रबर निर्माण प्रक्रिया हो गया, जिंक, कॉपर को गलाने की इकाई हो गई आदि में शीशे की विषाक्तता उत्पन्न करने वाले स्रोत होते हैं। अब है लिपस्टिक, मोम हो गया, तेल हो गया, प्रति ऑक्सीकारक, प्रसामक इत्यादि युक्त होती है। ठीक है, इसमें लेड की भी कुछ मात्रा पाई जाती है जो मनुष्य के बौद्धिक स्तर यानी कि IQ लेवल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर देता है। फिर है ब्रोमीनिथ वनस्पति तेल, BVO, एक प्रसंस्कृत वनस्पति तेल है जिसे ब्रोमीन से उपचारित किया जाता है। शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड का सोडियम लवण है। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामिक एसिड का सोडियम लवण है। इससे चाइनीज फास्ट फूड में स्वाद बढ़ाने के कारण कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मोनोसोडियम जो आप पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो वाइट चीनी जैसा होता है, जो चाइनीज़ फूड में डलता है जिसकी वजह से टेस्ट आता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अजीनोमोटो टाइप। यह है एस्बेस्टस, जो अजीनोमोटो देखिए अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, वो आपके हेल्थ पे प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अच्छा, तो एस्बेस्टस एक क्या है, जहरीला पदार्थ है। इसकी धूल से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। शीशा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा जाता है। पारे की विषाक्तता से उदर संबंधी जो है समस्या हो सकती है। वात्या भट्टी में ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति में कार्बन के ऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। फिर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पीड़ित व्यक्ति के रक्त में हीमोग्लोबिन से प्रथम रूप में संयोजित होकर ऑक्सीजन अणुओं को प्रतिस्थापित करके तथा क्रमशः रक्त को ऑक्सीजन रहित करके क्रिया करती है, जिसके परिणामस्वरूप कोशिकीय श्वसन असफल हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब इसमें का जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन से मिल जाती है। और हीमोग्लोबिन रक्त में क्या करता है कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिल जाती है तो
ये जो ऑक्सीजन है ना उसके वहन मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो हो जाता है कम। सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। चलिए, तो दोस्तों चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में जो घटना चक्र को पढ़ना चाहते हैं आसान भाषा में मेरे साथ। तो बस इतनी सी बात। नेक्स्ट जो है इसके आगे वाला पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे।